Hi, everybody has ideas. Success comes from execution. Today is 10th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 43 साइंस के आंसर्स हैं हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा, प्राइमरी होगा। क्लोव्स ऑब्टेन होते हैं ड्राइड फ्लावर बर्ड्स से। और ये जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पोटैटो इज एडिबल, the right answer is stem. It is stem. Then which is not insect? Spider is not an insect. Then जो whale होता है, whale एक mammal है। क्विज नंबर 43 एनवायरमेंट के सवाल हैं। फ्यूचर फॉर अर्थ रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फ्लू गैस इज इन न्यूज रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Which one of the following forest type has the largest percentage of global tree cover? Global tree cover. Which of the following statement is correct about ecotone? Ecotone. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of the pigmented dinoflagellate. These blooms are called what? ये red tides हैं, sea tides हैं, black या sea flower हैं. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है अनबैश्ड। अनबैश्ड का मतलब होता है अचल, नॉट एम्बैरेस्ड, डिसकंसर्टेड और अशेम्ड। ब्रो बीट का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट करना, टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग। कॉग्नेट मतलब होता है हैविंग क्वालिटीज इन कॉमन। एक्सक्रूशिएट मीन्स होता है कष्ट पहुंचाना, टू कॉज परसिस्टेंट सफरिंग टू। एंड क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET का ये reading comprehension है. Try to read this passage and answer this question. Then CSET के ये 2 सवाल और हैं। पहले आपको ये बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। This is direction and this is parking area में number of cars कितनी है, you have to find out. So this is 10th of June 2022. This is the Hindu New Delhi edition. First question है, first topic है presidential polls scheduled for July 18th. इंडिया में प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होने वाला है और ये इलेक्शन होगा जुलाई 18th को। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी राइट ड्यूरिंग अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ये अनाउंसमेंट किया कि प्रेसिडेंशियल पोल शेड्यूल्ड है फॉर जुलाई 18th। प्रेसिडेंशियल पोल जो होता है ये इलेक्शन कमीशन कराता है, वाइस प्रेसिडेंशियल पोल भी इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ही इन डेट्स को यहाँ पर अनाउंस करता है। तो नोटिफिकेशन जून 15 को आएगा और काउंटिंग ऑन वोट्स होगा जुलाई 21 को। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया 18th को पोल्स होगा, वुड बी हेल्ड ऑन जुलाई 18। काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा जुलाई 21 तक एंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब का अभी जो टर्म है वो एंड हो रहा है जुलाई 24 को। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट और इंडिया बिकॉज एक रिपब्लिक है तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द प्रेसिडेंट होता है इलेक्टेड। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है इसका भी एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है। रिवीजन क्लास में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था और समटाइम्स बैक न्यूज़पेपर में भी देखा था। वी विल रिवाइज इट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। फॉर नाउ ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, विच इज़ अ मिसनोमर। और यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जिनको हमने चुना है, जिन विधायकों को फॉर विधानसभा एंड जिन सांसदों को फॉर यूनियन पार्लियामेंट, ये जो चुने हुए सांसद हैं और विधायक हैं ये मिलके चुनाव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सो वी आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म होता है, टोटल वोट्स होते हैं, फिर पैरिटी लाने के लिए सारे राज्यों में एक मैकेनिज्म फॉर्मूला बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ती है। विल रीड इट फर्दर। तो फिलहाल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बताया। जून 29 तक नॉमिनेशन आ पाएंगे, स्क्रूटिनी होगा और फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल जुलाई 2 होगा। इलेक्टोरल जो कॉलेज होगा उसमें इतने मेंबर्स होंगे राज्यसभा एंड लोकसभा के।
एमएलए जो होते हैं विधायक असेंबली स्टेट्स विधानसभा में, और दिल्ली और पुडुचेरी में बिकॉज विधानसभा है तो यहाँ के विधायक भी पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑल्दो ये दो यूनियन टेरिटोरी है। तो इस तरीके से वोट्स आएंगे, और ये जो क्राइटेरिया है ये अभी भी हम 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस तरीके से हेल्ड होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ऑल दो प्रोविजन है विधानसभा का, बट अभी वहाँ पे एज सच कुछ एग्जिस्टिंग नहीं है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जिसको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है उसको कम से कम 50 मेंबर जो हैं उसका इलेक्टोरल कॉलेज में उसका प्रपोजर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 50 लोगों ने बैक किया है। ये इसलिए किया ताकि जस्ट लाइक दैट हर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं पहुंच जाए, एक सर्टेन एक फिल्टर लगा दिया। पोलिंग जो होगा पार्लियामेंट हाउस का होगा एमपी में, एमपीज का, और जो विधायक हैं स्टेट असेंबलीज का वो वहाँ पे होगा रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज में। राज्यसभा जो सेक्रेटेरिएट है जनरल डिक्लेयर किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर, तो राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल अभी रिटर्निंग ऑफिसर होगा इस पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। ये जो वोट्स होते हैं ये बैलेट्स होते हैं, यूजिंग द पेन प्रोवाइडेड बाय द ईसी हैज बीन द नॉर्म। प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग कोविड-19 यहाँ फॉलो किए जाएंगे। सो दिस इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंडिया इज अ रिपब्लिक, प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, तो दिस इज प्रेसिडेंशियल पोल। प्रेसिडेंशियल पोल में सांसद और विधायक जो संसद के और लोक और विधानसभा के होते हैं ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट करता है, बट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में अभी असेंबली नहीं है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दिस इज प्रेसिडेंशियल पोल्स। देन दिस इज राइनो रीइंट्रोडक्शन अ हिट इन असम रिजर्व। तो राइनोस की पॉपुलेशन कम हो रही थी, अब ये कुछ एनिमल्स हुए ना, जैसे कल हमने लायन पढ़ा, टाइगर पढ़ा, एलिफेंट पढ़ा, ऐसे ही अब राइनो है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिफेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि वेल्स, दिस वेल एंड दिस डॉल्फिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो ये है वन हॉर्न राइनो वेस्टर्न असम के मानस नेशनल पार्क का। इंडिया में वन हॉर्न है, अफ्रीका में डबल हॉर्न है, तो ये वन हॉर्न है। ये जो हॉर्न ऑफ राइनो होता है ये किस चीज का बनता है? इज इट अ बोन? इज इट अ बोन? आंसर, ये जो राइनो का हॉर्न है इज इट अ बोन? व्हाट इट इज? तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है इस एरिया में। ये 14th असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस में देखा गया। एक सवाल आया था प्रीलिम्स में कि यार राइनो केवल इंडिया में मिलता है, इंडिया का एंडेमिक है केवल इंडिया में? नो, ये पूरा तराई बेल्ट में है, तो ये भूटान एंड दिस नेपाल में भी मिलेगा। अब मानस में पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी है या नहीं इकोसिस्टम की, वो यहाँ पे फैक्टर इन होगा। 500 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो बात आती है ट्रांसलोकेशन की, मतलब यहाँ से किसी दूसरी जगह राइनो को शिफ्ट किया जाए। मानस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और टाइगर रिजर्व भी, और यहाँ के टाइगर्स भी वेरी नोटोरियस, ये राइनो का भी शिकार करते हैं यहाँ के टाइगर। 100 रेसिडेंट राइनो 1990 से थे। एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए, तो यहाँ पे कंजर्वेशन हैबिटेट जो है, कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे इम्पैक्ट हुए। बिकॉज ये जो हॉर्न्स ऑफ राइनो है, हॉर्न्स, इनका होता है इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड एक इंस्टीट्यूट है साइट्स। व्हाट इज साइट्स? क्या ये लीगली बाइंडिंग है? आंसर, साइट्स। एक ट्रैफिक भी होता है। व्हाट इज ट्रैफिक? आंसर, व्हाट इज साइट्स एंड व्हाट इज ट्रैफिक। तो दिस इज दैट। अब इसलिए हमने इंडिया राइनो विजन लाया 2006 में, और बात हुआ ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो फ्रॉम काजीरंगा एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो ऑर्फन हो गए हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजे राइनो को। राइनो कंजर्वेशन, राइनो विजन 2020। सूटेबल स्ट्रैटेजी जरूरी है राइनो को कंजर्व करने के लिए, काव्स और सब एडल्ट्स के लिए। एनुअल स्टेप यहाँ पे लेते हैं अपसी। मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट मतलब जो राइनो का घर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेकंड हो रहा है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे रोड्स हैं, राइनो सामने आ गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कभी रोड से एक्सीडेंट, व्हीक्यूलर एक्सीडेंट हो जाता है। सो इस चीज़ को कम करना है।
इसके लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट भी रिकॉग्नाइज हो जाए। जो ऑफेंडर है जिसने अगर हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो स्पीड लिमिट होती है 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चला सकते, 25। अगर स्पीड ज़्यादा है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो दिस इज राइनो इंट्रोडक्शन, री इंट्रोडक्शन अ हिट इन असम रिजर्व। दिस इज आइवरी ट्रेड। आइवरी क्या होता है? टेल। आइवरी जैसे हमने राइनो का देखा ना, राइनो का जो हॉर्न है, ऐसे आइवरी किस एनिमल का पार्ट है और इसका भी इलीगल स्मगलिंग होता है। So this is the front page of the Hindu. Second यहाँ पे news again is not good. This is about elephant, कर्नाटका 2021। कर्नाटका में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है एलिफेंट की, बट प्रॉब्लम ये है कि 15 जो अभी 70 एलिफेंट्स 2021 में ही डेथ हुआ, और जो 15 है वो अननेचुरल कॉजेज हुए हैं। तो एलिफेंट कंजर्वेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो स्पीशीज़ होती है ना, ये काइंड ऑफ की स्टोन स्पीशीज़ होती है। हम एलिफेंट को कंजर्व करते हैं, टाइगर को कंजर्व करते हैं, इन अ वे हम सारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेते हैं, और इन स्पीशीज पे दूसरी स्पीशीज डिपेंडेंट होती है। सो एलिफेंट कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये मैप बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर एक एलिफेंट कॉरिडोर है इस एरिया में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है पूरा एरिया, यहाँ भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। देन सेंट्रल इंडिया में दिस जोन, ये जो जोन है यहाँ एलिफेंट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। देन सदर्न इंडिया में दिस इज सदर्न इंडिया। सो इस तरीके के ये 4 प्राइमरली मेजर एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर। Then content not language is king in Kerala cinema. Content is always the king. This is messy battle. Tug of war चल रहा है. What is the meaning of tug of war? बच्चे भी एक गेम खेलते हैं, tug of war. Tug of war between the LG and chief minister is a barrier to Delhi's development ambitions. अब problem दिल्ली के साथ ये है, दिल्ली is the capital of India. Delhi is a union territory as well. तो जो दिल्ली है, दिल्ली को बहुत सारी पावर्स डेलीगेट नहीं की गई है, जैसे कि पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है। तो यहाँ एलजी भी आ जाता है, जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर होता है, जो यहाँ की जनता ने चुनाव करके चीफ मिनिस्टर को जिताया है। तो बात आ जाती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एलजी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट चीफ मिनिस्टर, और दोनों के बीच में लॉगर हेड्स पे हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। इस पूरे फ्रिक्शन का प्राइस ये होता है कि डेवलपमेंट बैक सीट पे ले लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन बैक सीट पे चला जाता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मैसी बैटल। इसका सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पे जैसे अभी गवर्नमेंट एक बिल लेके आया था सेंट्रल यूनियन की, जो भी काम है दिल्ली में डिसीजन लेने हैं वो वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर पास कराने पड़ेंगे। तो इससे तो जो चीफ मिनिस्टर है उसकी अथॉरिटी कम हो गई। सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आती है। अब ये इन अ वे ज़रूरी भी है, बिकॉज जो दिल्ली है, दिल्ली यूनियन कैपिटल भी है। तो यूनियन कैपिटल मतलब कंट्री का कैपिटल भी है। सो दैट इज़ वाई सब कॉम्प्लिकेट हो जाता है यहाँ पे। बट द आइडिया इज, ये जो दोनों फ्रिक्शन के पॉइंट्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी है। जो प्रायोरिटी है यूनियन गवर्नमेंट की भी और यूटी स्टेट गवर्नमेंट की भी, वो होना चाहिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। Until the court brings clarity on all issues of division of power between the LG and the CM, both would be well advised to work with mutual respect and accommodation. Two constitutional post अगर fight करती है in public, it अच्छा मैसेज नहीं भेजता है ये। So this is mutual respect and accommodation. Then this is ties and reset. यहाँ पे बात है इंडिया ईरान के टाइज के लिए। ईरान जो फॉर्मरली होता था पर्शिया, इंडिया एंड ईरान। तो पर्शियन सिविलाइजेशन देखा है, इंडियन सिविलाइजेशन देखा है, हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं इंडिया और ईरान के। अब जो प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंसेस है, इसमें भी जो जॉइंटनेस है, जो कल्चर है, जो एथोस हैं दोनों कंट्री के, जो कोऑपरेशन रहा है, उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। सी, अभी ईरान के साथ डिफ़िकल्टी क्या होती है, ईरान और यूएसए के बीच में नहीं बनती। तो यूएसए ने क्या किया, ईरान को साइडलाइन कर दिया, सैंक्शन कर दिया, जैसे अभी रशिया पे सैंक्शंस लगे, और कहा ईरान का जो ऑयल है, बिकॉज ईरान के पास भी अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है, ये वो किसी को सेल नहीं कर पाएगा, बायर नहीं मिलेगा। इंडिया ईरान से सस्ता ऑयल खरीद रहा था, बट बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन इसको हमें स्टॉप करना पड़ा। तो ईरान को भी रिक्वायरमेंट है इंडिया का। ईरान का सेकंड जो चीज़ होता है, ये जो पूरा गल्फ कंट्रीज़ है, इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं।
जैसे इधर जो सऊदी अरेबिया है और इधर है ईरान, तो ईरान ट्रेडिशनली और सऊदी अरेबिया इन दोनों के दिस इन्फ्लुएंस ब्लॉक्स भी है, ये दोनों आपस में इनकी नहीं बनती, ईरान एंड सऊदी अरेबिया की, तो कॉन्स्टेंटली इनके बीच में फ्रिक्शन रहता है। जैसे यमन में देखो, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है सऊदी अरेबिया एंड दिस ईरान का, तो दे फाइट विद ईच अदर। अब जैसे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके आता है, तो इससे यहाँ पावर डिस्टर्बेंसेस होंगे और मतलब पावर का डिसबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ईरान जो है वो ऑलरेडी लॉगरहेड पे है इजराइल के साथ, इजराइल और ईरान की नहीं बनती, तो दैट इज़ वाई ईरान यहाँ पे काइंड ऑफ आइसोलेट हो जाता है। और इस पूरे बैकड्रॉप में ईरान का बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है और वो है इंडिया। सो दैट इज़ वाई दिस विजिट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पहले न्यूक्लियर डील भी हुआ था एक, बट वो फिर आगे बढ़ा नहीं ईरान के ऊपर। अब बात यह है कि क्या उसको वापस रिविजिट किया जाए, बिकॉज जो न्यूक्लियर डील है वो हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे। जब ट्रम्प आए तो उन्होंने कहा ये डील इज यूजलेस, डील को जंक कर दिया। अब बाइडन आए हैं, ओबामा डेमोक्रेट थे, बाइडन भी डेमोक्रेट है, और बाइडन ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बाइडन फिर से उस डील को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल जो सऊदी है, सऊदी भी अब समझने लग गया है यूएस का विड्रॉवल हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स से, तो यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना करेक्ट नहीं है। ट्रेडिशनली जो सऊदी है वो यूएस पे बहुत डिपेंडेंट था, अब सऊदी भी इंडिपेंडेंट दिस रन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है ना, यहाँ पर गल्फ कंट्रीज है, यहाँ एक बहुत बड़ा चर्न चल रहा है। अभी चर्न चल रहा है मतलब एक तो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा पैसा आता था ऑयल, वो अब दिस लिमिटेड डेज है। सेकंड, यहाँ का जो इंटरनल इनके टेंशंस हैं वो दिस एस्केलेट नहीं हो जाए जैसे यमन वॉर में, प्लस यूएस की प्रेजेंस जब वहाँ से विड्रॉ हो जाएगी, इन सब के कारण यहाँ पे काफ़ी टेंशन है। तो ईरान का जो भी विजिट हुआ वो ये था, प्लस चाबहार पोर्ट इंडिया जैसे डेवलप कर रहा था, यूएस सैंक्शंस के कारण यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाया, तो चाबहार पोर्ट में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ एक नया पावर आ रहा है और वो है चाइना। चाइना क्या करता है, चेकबुक डिप्लोमेसी। तो चाइना बिकॉज यूएस को भी चैलेंज करने के मूड में, हेजेमनी, यूएस हेजेमनी, डॉलर की हेजेमनी, सो चाइना और ईरान के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है। और दैट इज़ वाई जो ईरान है, ईरान ने एक हमारा रेलवे लाइंस भी बनना था उसको स्क्रैप कर दिया उस प्रोजेक्ट को। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पोर्ट। चाबहार पोर्ट में इंडियन स्टेक्स अभी भी हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ नहीं। फिर एक अफगानिस्तान में काबुल का जिस तालिबान यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, फिर रशियन वॉर हो गया, तो इन सब के बैकड्रॉप में दिस विजिट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब चाबहार को हम स्केल अप करें, ईरानियन ऑयल को हम दिस अगर चीपर मिलता है तो हमें ओपन रहना चाहिए इस प्रोस्पेक्ट में, बिकॉज ऑयल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। प्लस यमन में जो हाउदी रेबल हैं, ड्रोन अटैक हुआ यूएई फैसिलिटी वगैरह में, तो ये सब चीज़ें भी कॉम्प्लिकेट कर देती है इंडिया और ईरान के टाइज को। अभी अपॉर्चुनिटी है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में टाइज रीसेट करने का, बिकॉज यूएसए अभी ईरान पे फोकस नहीं करेगा, यूएसए फोकस करेगा रशिया पे और चाइना पे। तो ईरान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नॉर्मलाइज कर ले अपनी सारी सिचुएशन। ये है ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज। अब इंडिया पाकिस्तान टाइज क्लोज हैं यहाँ पे, बिकॉज जोग्राफी काफ़ी सिमिलर है, पीपल काफ़ी सिमिलर है, तो एंड्यूरिंग अग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा सक्सेस एग्जाम्पल माना गया काफ़ी टाइम तक। ये कराची में हुई थी सितंबर 1960 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट मिस्टर आयूब खान ने नेगोशिएट किया था वर्ल्ड बैंक में। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जो रिवर्स हैं इस पूरे एरिया में, ये जो रिवर्स जा रही है, अब देखो ये इंडस रिवर है ना, ये इंडस रिवर है, और फिर बाकी जो रिवर्स है, क्योंकि पंजाब का नाम ही है 5 रिवर्स, ये जैसे एक रिवर हो गई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये रिवर्स जो है ना, इनका वाटर कैसे शेयरिंग होगा, बिकॉज ये रिवर स्टार्ट इंडिया में हो रही है और फिर इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, तो इनका किस तरीके से वाटर शेयरिंग हो, तो इसलिए हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो उस ट्रीटी में ये हुआ कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसका प्राइमरी कंट्रोल, प्राइमरी यूजेज शेयर पाकिस्तान को जाएगा। तो पावर इज गॉन। कुछ इंडिया सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकता है, बट अगेन वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, जैसे रन ऑफ द रिवर वाटर प्लांट्स, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स हैं, लिमिटेड स्टोरेज के, नॉन कंजम्पटिव मैटर है, लाइक दैट। तो पाकिस्तान इसीलिए
अक्सर इस पे ऑब्जेक्शन उठा देता है। जैसे एक पावर प्लांट है, वो है किशनगंगा। किशनगंगा 330 मेगावाट का प्लांट है। रातले 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये झेलम में नहीं है, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी पे है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी में। सो किशनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम पे है और रातले चेनाब में है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम एंड चेनाब की ट्रिब्यूटरीज में किशनगंगा एंड रातले। तो कहने को तो ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, बट अगर हम आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 7 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी देखें तो ये वेल विद इन द टर्म्स हैं, वेल विद इन द लिमिट है। सेकेंड जो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठाता है वो होता है से पक्कलदुल एंड लोअर कलनई हाइड्रो पावर प्लांट्स का। अगेन ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये बने हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, मरु सुदर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ भी जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है वो भी फर्म ग्राउंड्स पे नहीं है। इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाता है, जैसे फजिल्का है। फजिल्का में पाकिस्तान क्या करता है, ब्लॉकेट लगाता है, तो इससे कंटेमिनेशन हो जाता है बॉर्डर एरिया का। तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं ये इम्पैक्ट होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्शन। सो इंडिया ने इस पे कंसर्न्स उठाए। तो इंडस वाटर ट्रीटी का फेयर वापस असेसमेंट करना इज अगेन ऐसी टॉक्स हो रही है कि इसको अगेन फेयर असेसमेंट करें, बिकॉज ये भी एक फैक्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया काफ़ी जनरस रहा है एंड ये जनरोसिटी एट टाइम्स अप्रिशिएट नहीं की जाती है फ्रॉम पाकिस्तान साइड। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी है। सो द आइडिया इज व्हाई वी आर बीइंग सो जनरस। सो दिस इज देयर इंडस ट्रीटी एंड वन साइडेड अफेयर। देन दिस इज राजस्थान रील्स। इज द बैन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट्स गुड पॉलिसी? अगेन जो प्रायोरिटी है वो पहला हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक ऑडियंस को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद फिर आता है एक्सपोर्ट, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब इंडिया शिप टू माउथ कंट्री कहा जाता था। शिप टू माउथ, हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं होते थे। दिस कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। राजस्थान रील्स अंडर रिलेंटलेस हीट वेव। सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट और वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है। हीट वेव इतना जो इस बार नॉर्दर्न इंडिया में हीट वेव देखने को मिला है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हॉटेस्ट 122 ईयर्स है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। इससे वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट हो रही है, क्रॉप्स इंपैक्ट हो रहा है। इस बार व्हीट प्रोडक्शन भी कम हुआ, डैम्स में पानी नहीं है, रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिफिकल्टी आ रही है। सो दिस इज रिलेंटलेस हीट वेव। सी इससे जो एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, दोनों यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है राजस्थान। सी द टेम्परेचर टू हॉट टू हैंडल। देन ब्रेकिंग द रिकॉर्ड, इंडियन क्रिकेट टीम कोल का इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। रेफ्यूजीज इन यूरोप। अब देखो ये यूक्रेन के बहुत सारे लोग हैं, यूक्रेन में वॉर किया गया, यूक्रेन में वॉर किया तो हु इज सफरिंग, यूक्रेनियंस आर सफरिंग। और यूक्रेन्स यहाँ से जो सफ़र कर रहे हैं दे वर फोर्स्ड टू गो अवे फ्रॉम देयर होम, तो ये बन गए रिफ्यूजी। अब ये रिफ्यूजी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यूरोप में। रिफ्यूजी का यहाँ पे सेटलमेंट रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, दिस इज अनदर थिंग। बट क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? अगेन यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस, सोर्सेज का रिसोर्सेज का अदर अगेन स्कार्सिटी है, तो जो लोकल्स हैं वो एट टाइम्स यहाँ पे फिर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं। रिफ्यूजीज इन यूरोप। सो सॉल्यूशन हमेशा यही होता है रिफ्यूजी प्रॉब्लम का कि जिस जगह से रिफ्यूजी बने हैं वापस उसी जगह को नॉर्मलाइज करके उनको उनके होम पर ही सेटलमेंट कराया जाए। सेटलमेंट इंडिया हमेशा से ऐसा बोलता है, स्टैंड लेता है, बिकॉज यू नो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पहले इराक में इशू हुआ, फिर सीरिया में इशू हुआ, फिर अफगानिस्तान में इशू हुआ, अभी यूक्रेन में इशू हुआ। सो द प्रॉब्लम इज इन इश्यूज को सॉल्व करें, रिफ्यूजी क्राइसिस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। श्रिंकिंग इकोनॉमी, हंगर इन ब्राज़ील। ये इंडियन पेटेंट रिजीम है एंड द क्लैश विद यूएस नॉर्म्स। अब सी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसने फिर से ये बताया, ये एक्चुअली एक रिपोर्ट लेके आता है जिसका नाम है एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। इसमें ये बताया कि इंडिया जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन कराए तो ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी पुअर। तो इंडिया को वो स्पेशल रिपोर्ट 301 में रख देता है कि यहाँ पे आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं माने जा रहे आईपी। तो ये यूएस का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, रिपोर्ट लेके आए। इंडिया को इन्होंने बोला चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमी है आईपी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट का, एनफोर्समेंट एंड आईपी प्रोटेक्शन। तो वॉच लिस्ट में रख दिया इनको। बाकी कंट्रीज और कौन सी हैं, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया एंड वेनेजुएला। तो
इंडिया पे ब्लेम ये आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे एनफोर्समेंट नहीं है। अब इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में चलता है पेटेंट एक्ट, इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। तो पेटेंट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, जैसे किसी ने एक नया मेडिसिन बनाया या फिर किसी ने कोई इंजन बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो चाहेगा उसका कोई कॉपी नहीं कर ले, वो उसका पेटेंट करा लेगा, तो उसको रॉयल्टी मिलेगी प्लस अनऑथराइज्ड उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा उसके प्रोडक्ट का। तो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो एक तो प्रोसेस पैटेंट होता है जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बना, और एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट, एंड प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं पेटेंट। इंडिया में था इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ग्रेजुअली इंटरनेशनल रिजीम से हमने अलाइन किया खुद को, और ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने ज्वाइन किया। अग्रीमेंट हुआ हमने WTO का जनवरी 1 1995 में भी। पेटेंट कंट्रोल ट्रीटी हुआ, इसके अलावा बुडापेस्ट ट्रीटी भी हमने साइन किया है। जो बुडापेस्ट ट्रीटी जो है पेरिस कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, इसके अलावा बर्न कन्वेंशन भी है। तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट पेटेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए इंडिया ने साइन कर रखा है, सिग्नेटरी है। तो दिस इज अगेन वन थिंग। इसके अलावा एक और टर्म होता है, वो होता है एवरग्रीनिंग। इंडिया ने एक और चीज़ किया कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स वर री इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट टू कॉम्प्लाई विद ट्रिप्स। तो जो फार्माक्यूटिकल है, जो जिन्होंने कोई दवाई बनाई है, उनको भी पेटेंट प्रोटेक्शन मिलता है फार्माक्यूटिकल में। ये इंडिया ने रिज्यूम किया दिस सिंस 2005 में। अब कॉपीराइट का बात है, प्राइवेसी का बात है, ट्रेडमार्क का बात है, काउंटरफिटिंग का बात है, ट्रेड सीक्रेट्स का बात है। इसमें इंडिया को चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमी बताया है, एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक और बात है, वो है आर्टिकल 3D। आर्टिकल 3D क्या होता है कि जैसे कई बार कंपनी ने एक ड्रग बनाया, वो ड्रग बनाया 10 ईयर्स का से पेटेंट हुआ, 9th ईयर में कंपनी उस ड्रग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नई ड्रग बना देगी और फिर से बोलेगी अब इसका फिर से 10 साल का पेटेंट दो। तो ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है आर्टिकल 3D के अंदर। तो सेक्शन 3 बोलता है कि आर्टिकल 3D में the mere discovery of new form of unknown substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of the new property known substance की प्रोसेस मशीन apparatus, मतलब कुछ स्लाइड चेंज आपने किया है तो उधर पेटेंट जो प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये बात जो आती है वो कंटेंशन पॉइंट बना रहता है इंडिया एंड USA का। आर्टिकल 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट, आर्टिकल 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट। तो ये एलिजिबल होगा प्रोटेक्शन अंडर पेटेंट लॉ। तो ये एक्चुअली जो वर्ड पहले मैं बता रहा था वो था एवरग्रीनिंग। तो एवरग्रीनिंग से क्या करती है कंपनीज, एक स्लाइड चेंज करती है और उस पेटेंट को रिन्यू कराती जाती है, एवरग्रीनिंग कराती जाती है। तो सेक्शन 3D इसको स्टॉप करने के लिए था, प्रिवेंट्स दैट इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ताकि जो मेडिसिन है उसका जेनेरिक पेटेंट ओवर हो गया, अब जेनेरिक इक्विवेलेंट आएगा और जेनेरिक मेडिसिन सस्ती भी होती है। ये इंडिया का व्यू पॉइंट था। फिर दोहा डिक्लेरेशन भी होता है। डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 एक मास प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ कंट्री चाहे तो कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकती है, और इंडिया कोई कंट्री चाहे तो कंपलसरी लाइसेंसिंग भी हो सकता है। ग्रेविटी ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस है, उनको कंसर्न के लिए ये बनाया गया। अब ट्रिप्स अग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज प्रायोरिटी। तो ये बात आया अगेन पेटेंट का, और ये जो बात है वो है दिस USA का 301 लिस्ट। वाइपो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉपीराइट एटसेट्रा चीज़ों को ये देखते हैं। नाइस अग्रीमेंट, तो वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट ट्रीटी एंड नाइस अग्रीमेंट। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट। राज्यसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, इसको यहाँ पॉलिटिकल ज़्यादा है ये आर्टिकल, इसको हम सेपरेटली देखेंगे। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब बताओ, लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, राज्यसभा कितने साल में होती है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल? आंसर या नन। तो राज्यसभा
किस ड्यूरेशन के लिए रहती है, कब डिसॉल्व होती है। देन दिस इज नो, ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, डू नॉट वरी। इस वीडियो के बाद जस्ट आप ये पीडीएफ देख लेना और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश भी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। जैसे फर्दर है, फर्दर मतलब यू वांट टू कन्वे समथिंग, एडिशनल कुछ चीज़ आपको बताना है, लाइक आई हैव नो फर्दर न्यूज़ अबाउट हिम, इफ आई गेट फर्दर डिटेल्स आई विल गिव यू अ रिंग, आई मस्ट स्टॉप हियर एज आई डोंट हैव एनीथिंग फर्दर टू से ऑन द सब्जेक्ट। तो कुछ एडिशनल चीज़ बता रहे हो। देयर इज अ फर्दर प्रॉब्लम इन दिस, अ कॉलेज ऑफ फर्दर एजुकेशन, देयर वोंट बी एनी फर्दर टैक्सेशन, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस शूट। तो दिस इज एडिशनल, एडवांस, प्रमोट इधर भी हो सकता है। ही इज डूइंग दिस टू फर्दर हिज इंटरेस्ट, मतलब प्रमोट हिज इंटरेस्ट। तो एक वर्ड हुआ एडिशनल, ये हुआ एडवांस, प्रमोट करने के लिए भी फर्दर का यूजेज होता है। तो दैट इज वाई इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। वन वंडर्स वेदर द बिग पावर्स आर रियली इंटरेस्टेड इन फर्दरिंग प्रमोटिंग द कॉज ऑफ पीस। तो कॉम्प्लिकेटेड है बट सीखना है, बिकॉज इंग्लिश की यूटिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये तो हुआ फर्दर। फार्दर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और दूर तक। तो फार्दर, द हाउस इज फर्दर डाउन द रोड, आप एक डायरेक्शन बता रहे हो। द हाउस इज फार्दर डाउन द रोड, डिस्टेंस बता रहे हो, फार्दर। ओके, देन इट इज ईदर ऑफ देम इज गुड, ईदर सिंगुलर होता है। ओके, ईदर सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि ईदर ही और शी इज लाइकली टू कम, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर लाइकली टू कम, ईदर माई फ्रेंड्स और आई एम लाइकली टू कम, either she or he has done it. Okay, either Mary or her friends have done it. Okay, so this is how it works. Okay, singular and this, then either, तो this is either। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ही यूएस गए थे प्राइमरली, यूरोपियंस, और फिर यहाँ पे उन्होंने यूएसए बनाया। ये खुद को डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जो यूएसए हैं, इन्होंने स्लाइट मॉडिफिकेशन किए। जैसे ब्रिटिशर्स पीते हैं टी, तो यूएस पीता है कॉफ़ी। ऐसे स्पेलिंग्स भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। तो ईदर भी करेक्ट है, आइदर भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब दिस इज नेक्स्ट वन। अब कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे ऑफिश पर्सन क्या होता है, जो इजीली मिक्सअप नहीं हो पाता लोगों के साथ। तो दैट इज ही इज डिफरेंट फ्रॉम एन अपिश पर्सन। अपिश मतलब जो बहुत असर्टिव है, और ऑफिश मतलब होता है जो इजीली मिक्सअप नहीं हो पाता है। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। देन इंडिया डिलीवर 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स टू वियतनाम, दिस इज रियली गुड। इंडिया एंड वियतनाम के जो 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर जो टाइज भी हुए हैं, लॉजिस्टिक्स के भी एग्रीमेंट हुए हैं, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को दिया, ब्रह्मोस वियतनाम भी खरीदना चाहता है। अब ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे जाएगी, इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो जो सी फैक्टर है वो काउंटर होगा, दूसरा फायदा जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट में एक्सपोर्ट है, ये इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर बन के उभरेगा। तो दिस इज गुड। वियतनाम, और वियतनाम जो एशियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। US attempting to add fuel to the fire, and this is 4 states asked to raise COVID vigilance. ISC Bengaluru top किया है Indian Varsity, this is really good. Then this is demilitarize करो Aegean Islands, Erdogan ने कहा। Thailand first Asian country है to legalize. Rated firms have buffers to bear, rupee depreciate हो रहा है, ये 80 भी टच हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो इसका अभी इतना ही बफर है, 77.74 हो गया। Volkswagen भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगा। CAD लाइकली है 3 ईयर हाई ऑफ 43.8 बिलियन डॉलर्स में। एंड दिस इज कल इंडिया हार गया। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।